ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं बिहार चुनाव की हर एक खबर। ऋषिकेश, जिस तरह से आज वोटिंग संपन्न हुई है, कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बढ़ चढ़कर बिहार की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। बधाई की पात्र है जनता, जिला प्रशासन बधाई के पात्र है, निर्वाचन आयोग बधाई के पात्र है। बिल्कुल सारिफ, जो तीसरे चरण का मतदान निकलकर सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू हो रही है और जो जानकारी हम लोगों को दी जा रही है वो धीरे धीरे उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। 54.58% अभी हो गया है। ये चूंकि आखिरी काउंटिंग और मिलान बाकी आखिरी घंटे का, तो इसमें आप समझिए कि 1 या 1.5% की और वृद्धि हो सकती है। तो हम लोग इंतजार करें जब फाइनल टैली शीट होगा और इलेक्शन कमीशन अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन अपने दर्शकों के लिए बता दें कि इसके पहले जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे और जब आम वक्त थे, जब आम दिन थे, तो उस वक्त भी 57% के आसपास वोटिंग हुई थी। महज उससे 1 या 2% वोटिंग कम होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि रेगुलर वोटिंग हो रही है। पैनाडेमिक का उतना बड़ा असर नहीं देखा गया जितना लोग अंदेशा जता रहे थे और जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से जता रही थी। तो ये डिटेल है। और देखिए कि हमारे पास जिलेवार भी रिपोर्ट आई है शारिफ, मैं वो बता दूं कि सबसे देखिए अररिया, जो कि कहा जाता था कि मुस्लिम यादव समीकरण है, सीमांचल का एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां से लगातार आरजेडी लोकसभा में कब्जा करती रही थी। उस वक्त जब 2010 में नीतीश और खास करके एनडीए का, बीजेपी का गठबंधन था, तब भी अररिया की सीट जीता था आरजेडी ने। वहां मात्र 50% की वोटिंग की खबरें आ रही है। दरभंगा में 56% के आसपास वोटिंग है। कटिहार 52.22 है। मधेपुरा 54.3 है। मधेपुरा में चूंकि बहुत सारे दिग्गज हैं, मधेपुरा से खुद पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी है, वो चुनावी मैदान में है। और नरेंद्र नारायण यादव हैं जो आलमगंज से, 3 दिग्गज हैं। मधुबनी देखिए, मधुबनी में भी विनोद नारायण झा है। मधुबनी में भावना झा लगातार वहां से कोशिश करती रही। कुंदेव नारायण यादव जब लोकसभा में, आपको याद होगा जब वो MP हुआ करते थे, अब उनके बेटे हैं, तो उनका ये सीट रहा और काफी मजबूत माना जाता है। वहां भी वोटिंग उस तरीके का नहीं हुआ है। 55% के आसपास वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में भी 55% के आसपास वोटिंग है। सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर शहर से विधानसभा सीट के वो माफ करिएगा, वो PWD मिनिस्टर थे, शहरी विकास मंत्री थे। और मुजफ्फरपुर को कहा जा रहा था कि जो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में रखा गया था, जो 100 सीटों का, जो 100 शहरों का ऐलान हुआ था। लेकिन मुजफ्फरपुर का आलम देख लीजिए कि किस तरीके से है। कुछ निर्दलीय भी इसमें खेल बिगाड़ सकते हैं। LJP इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। गायघाट की सीट है, वहां से खुद दिनेश सिंह के बेटी कोमल सिंह चुनाव लड़ रही हैं। तो ये सब जो महत्वपूर्ण सीटें हैं सारिफ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये रही कि पूरा चुनाव, 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया और इस पूरे 3 चरण के चुनाव में कहीं भी पुराने राष्ट्रीय मुद्दे कहीं हावी नहीं रहे। NSC हावी नहीं रहा, NRC हावी नहीं रहा, CAA जैसे कोई मुद्दे नहीं रहे सामने जो अक्सर जिक्र होते थे। जातीय ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा सिर्फ रोजगार रहा, शिक्षा रहा, शिक्षकों की जो कंट्री परमानेंट बहाली रहा, सिंचाई, दवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। और बार बार जो ये भीड़ या फिर बिहार का चुनाव इस मायने में कहा जाएगा, एक अलग तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि बिहार के चुनाव में पहली बार बीते 3 दशक से, हम लोग राजनीति देख रहे हैं 90 के दशक के बाद से, पहली बार हो रहा है जब जातीय ध्रुवीकरण से अलग हटकर वर्गों का ध्रुवीकरण हुआ है। कास्ट फैक्टर नहीं बल्कि क्लास फैक्टर है। और वो ये वजह भी बताया जा रहा है कि वामपंथियों के साथ आरजेडी और कांग्रेस का तालमेल हुआ और वामपंथियों की जो विचारधारा है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, उन सब की छाप देखिए घोषणा पत्रों में आपको देखने को मिली है। तो इस तरीके से देखिए किशनगंज की बात करें, किशनगंज में भी MIM की पार्टी रही। वहाँ असदुद्दीन ओवैसी के साख का सवाल है कि किस तरीके की चीजें सामने आ रही है। वहाँ भी कहा जा रहा है कि MIM खाता खोलेगी, लेकिन फिर भी वहाँ भी 60% के आसपास वोटिंग हुई है, जो सबसे अच्छी बात है इस पूरे चरण में जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पे।
से एकमात्र लोकसभा की सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी। 40 में से 39 सीटें एनडीए की गई, लेकिन एक सीट किशनगंज जीता। लेकिन किशनगंज में एक मजबूत टक्कर मिल रही है एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। इसके अलावा देखिए कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण गढ़ कहा जाता था, 3 सांसदों का वो हब रहा। प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के संजय जायसवाल वो उसी इलाके से आते हैं। राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो वहीं से आते हैं। रमा देवी जो शिवहर से ब्रिज बिहारी की पत्नी रही हैं वो यहाँ से आती हैं। काफी मजबूत माना जाता है। और 21 सीटें हैं चंपारण में, और पिछली बार 15 सीटें थी एनडीए के कोटे में जब 2015 का चुनाव था, और जब लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस का एक महागठबंधन था। उस आंधी उस बहार में भी बीजेपी ने अगर पूरे बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया तो इसी चंपारण के इलाके में किया था, मुजफ्फरपुर में किया था। बाकी देखिए सासाराम, सहरसा, लवली आनंद एक मजबूत फैक्टर मानी जाती है। सहरसा शहर सीट से वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां भी निर्दलियों ने दोनों का खेल बिगाड़ा हुआ है। जफर आलम उनके बगल की सीट 82 से रहे हैं, वो निर्दलीय ऋषिकेश, तो ये ऐसे एक चीज अब जानना और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब इस मुद्दे पर चुनाव संपन्न हो गए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इस मुद्दे पर अब चर्चा की जा सकती है। जैसा आप मुद्दों की बात कर रहे थे कि पुराने मुद्दे इस चुनाव में हावी नहीं रहे, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। रोजगार का मुद्दा रहा, पलायन का मुद्दा रहा, मजदूरों के हक हुकूक की बात रही। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे चुनाव से पहले उठाए, लगातार उस पे मतलब जो स्टैंड उन्होंने रखा चुनाव को लेकर उनका बहुत क्लियर था। उस पर वो बढ़ते चले गए, उसी को लेकर वो प्रचार कर रहे थे। बात एनडीए की करें तो बीजेपी की तरफ से मुद्दे बदलते रहे। जिस तरह से पहले जो कुछ मुद्दे थे और उसके बाद जिस तरह से लगातार बेरोजगारी, रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, बयान दे रहे थे, उसके बाद मुद्दे बीजेपी की तरफ से बदले। तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जिस तरह से लालू की कमी एक तरह से वहां पर देखने को मिली, उसके बाद तेजस्वी ने कमाल संभाली, तो तेजस्वी के मुद्दों को जनता एक्सेप्ट करने के मूड में कहीं ना कहीं नजर आने लगी थी? क्या बीजेपी ऐसा मान रही थी इसलिए उसने अपने मुद्दे को बदलना शुरू किया? सारी देखिए 2015 के चुनाव में बीजेपी सबसे प्रचंड शक्ति से बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरी थी। नरेंद्र मोदी की लहर थी। 1 साल पहले 2014 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन बिहार में मुंह की खानी पड़ी थी। और उस वक्त इतने हौसले पस्त नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के जितना इस बार के चुनाव में वो दिख रही थी। सबसे ज्यादा समस्या उनकी सीट के तालमेल को लेकर रही। एनडीए के साथ जब गठबंधन हुआ तो देखिए आखिरी वक्त में कैसे एलजेपी बाहर हुई और कैसे वीआईपी की एंट्री हुई, और कुल मिलाकर माफ करिए आचार्य पर, कुल मिलाकर आखिरी तक रोमांच बरकरार था, कौन किसके पाले में जाएगा नहीं जाएगा। और एनडीए के लिए सबसे मुश्किलों का दौर उसी वक्त से शुरू हुआ जब एलजेपी उनके साथ से अलग हो गई और पहले ही फेज में 9 उनके जो दिग्गज नेता रहे उनको अपने पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार बना दिया, और 2 सिटिंग विधायक रहे जेडीयू का जिनका टिकट काट दिया, वो एलजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो 11 सीटें पहले ही चुनाव में झटके को लेकर के एलजेपी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली। चुनाव को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वामपंथियों की जो ताकत रही थी, जो बार बार देखिए जंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन जंगल राज के मुद्दे को शायद यहाँ की जनता ने उस तरीके से नहीं लिया। उन लोगों ने ऐसा शायद पहला आप देख रहे होंगे कि 15 साल तक आप शासन कर रहे हो और नीतीश कुमार के बारे में इस तरीके का परसेप्शन नहीं था। वो अब तक के चुनाव में अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे थे। इवन जब 2012 में बीजेपी से अलग हुए तो लगातार अलग अलग रैलियों में वो कहते रहे थे कि हमने काम किया, हमने विकास किया है। लेकिन जो महादलित और जो दलितों की चाशनी में उन्होंने अपने विकास के मॉडल को जो छुपाकर रखा था, ये देखिए बिहार का मॉडल ऐसा पहला है बीते 15 साल में जो बिल्कुल जॉबलेस डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहां जॉब नहीं है लेकिन विकास के पैमाने लंबे हैं। कहने का मतलब है सारी की सड़कें बन गई, अस्पताल की थोड़ा हाल ठीक हो गए, बिजली को लेकर के लोगों ने शाबाशी बटोरी, सामाजिक काम को लेकर के शराबबंदी जैसे सामाजिक क्रांति की बात होने लगी। लेकिन शिक्षकों की जो बहाली होती है यहाँ रोजगार के नाम पर, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है। इसीलिए उसको देखिए वामपंथी जो रुझान है और राजनीति का मिजाज है उसमें स्थायीकरण की बात हुई, मजदूर और पूंजी के खिलाफ वाली लड़ाई शुरू हुई। इसलिए देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना और कहा गया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसीलिए शिक्षकों के परमानेंट को यहाँ मुद्दा
मुद्दा दिया गया, किसानों की कर्ज माफी को मुद्दा दिया गया। और दूसरी चुनौती थी कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं थी। किसी के अकाउंट में 1,000 आए, किसी के किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया आए। लोगों की व्यवस्था को लेकर के बहुत ज्यादा आलोचना नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर होने लगा। इसलिए देखिए कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो गया। पूरे बिहार के चुनावी रण से कहीं भी कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। प्रधानमंत्री की एंट्री होती है बिहार में और लगातार उनके कैंपेन को अलग हवा दी जाती है। तो आप समझिए कि इतने कमजोर तरीके से और इतने निराश तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाहिर तौर पर चुनाव नहीं लड़ी है, जैसा हम लोगों ने देखा। जनता पार्टी इस तरह से कैंपेन करती है, इस तरह से मुद्दों को लगातार बदलती है। बहरहाल ऋषिकेश, जो मुद्दे के समंदर थे उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने गोते लगाए हैं। अब देखना है कि जनता की बंसी पर कौन सा वो दल है जो फंसता है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, आपका। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े और लगातार आप बिहार चुनाव से संबंधित हर एक अपडेट्स न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।